नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिस्कस और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। 13 जून के बाद से बिहार की राजनीति में हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। 13 जून को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और इस इस्तीफा का परिणाम यह हुआ कि लगातार मांझी प्रकरण के बाद अब मंथन का दौर जारी है। तत्काल मुख्यमंत्री आवास पर एक बड़ी मीटिंग होती है, तत्काल महागठबंधन के बड़े नेताओं की बैठक होती है, बातचीत होती है आपस में, और उसके बाद 24 घंटा बीतते बीतते यह तय किया जाता है कि संतोष सुमन के जाने के बाद जो रिक्तता उभरी है, जो एक शून्य दलित राजनीति को लेकर एक शून्य महसूस कर रहा है महागठबंधन, उस शून्य को यथाशीघ्र भरा जाए। और इसके भरने के नाम पर लॉटरी लगी है सोनबरसा के विधायक रत्नेश सदा के नाम पर। रत्नेश सदा को नीतीश कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाएगा। ये सोनबरसा से विधायक हैं, जदयू के विधायक हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लॉटरी लगी है उनके नाम का, इसके पीछे वजह है 16 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार में सिर्फ एक ही मंत्री को जगह मिलेगी, एक ही व्यक्ति को मंत्री पद का शपथ दिलाया जाएगा, वो होंगे रत्नेश सदा, जो कि जदयू के हैं। गौरतलब है कि इसके पहले कांग्रेस बिहार के मंत्रिमंडल में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए लगातार मांग करते रही है और कांग्रेस का कहना है कि उसकी पार्टी से एक और व्यक्ति को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाए, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार तो होगा 16 तारीख को, कांग्रेस की बातें नहीं मानी जाएंगी। यह एक महत्वपूर्ण है। उसके बाद दूसरी जो बड़ी खबर निकल कर आई, महागठबंधन के नेताओं ने जीतन राम मांझी को और संतोष सुमन को लानत मनानत देना शुरू किया। राजद की ओर से शिवानंद तिवारी काफी कुछ कहे, कुछ उपदेशात्मक था, कुछ नसीहत थी, कुछ खींच था, और उससे भी बड़ी राजनीति में शब्दों की सीमा को लांघते हुए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने हम पार्टी को कहा छोटी दुकान। एक राजनीतिक दल को, एक रजिस्टर्ड राजनीतिक दल के गठबंधन के जो चेहरा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा छोटी दुकान। अब पॉलिटिकल पंडित इस बात को समझने में लगे हुए हैं कि क्या वास्तव में राजनीति आज दुकानदारी हो गई है क्या? क्योंकि अगर जो ललन सिंह ने ऐसी बात कही है तो यह बात अनायास नहीं निकला होगा, और इसी बात को पकड़कर जीतन राम मांझी ने पलटवार किया है कि शायद जदयू के लिए और ललन सिंह के लिए राजनीति दुकानदारी होगी, हमारे लिए राजनीति जनसेवा का माध्यम है, इसलिए हम छोटी हूं या बड़ी हूं, मेरा दुकान नहीं है। शायद उनके यहां दुकान होगा, और ये आने वाले दिनों में देखिएगा जिस तरीके से कुछ एक शब्द राजनीति में महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उस शब्द के इर्द गिर्द पॉलिटिक्स मूव करने लगती है, ये दुकान शब्द भी शायद इसी तरीके से हिट न कर जाए। क्योंकि आम जनता के बीच में पहले से ये बातें पैबस्त हैं कि राजनीति मुनाफा का कारोबार हो गया है, और वो आम जनता के बीच में जो ये समझ है उस समझ को आज पुख्ता कर दिया ललन सिंह ने अपने बयान से। खैर, ये दो डेवलपमेंट, एक तीसरा डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट बिहार की राजधानी में पटना में नहीं, पटना से 1000 किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली में महसूस की जा रही है। वो डेवलपमेंट यह है कि बीजेपी ने बिहार के अपने तमाम बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया है। इसमें संगठन के भी नेता हैं और विधायिका के भी नेता हैं। पूर्व दिग्गज सुशील मोदी भी जा रहे हैं, पूर्व संगठन मंत्री नागेंद्र नाथ जी भी जा रहे हैं, वर्तमान संगठन मंत्री दलसानिया जी भी जा रहे हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को भी बुलाया गया है, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को भी बुलाया गया। दरअसल बीजेपी भी इस बात को लेकर मंथन करना चाहती है कि मांझी प्रकरण के बाद बिहार की राजनीति में क्या नफा और नुकसान हो सकता है, उस नफा और नुकसान को कैसे कैश किया जाए, क्योंकि यह माना जा रहा है कि अब जीतन राम मांझी का अगला ठिकाना जो है वो बीजेपी के साथ एनडीए होगा। एनडीए में पहले से अच्छी खासी भीड़ है। बिहार एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान एक अरसे से बने हुए हैं, आने वाले चुनाव में उनको वाजिब जगह मिलना चाहिए।
वीआईपी की मुकेश सहनी की जो पार्टी है, उनकी भी भाषा अब एनडीए के करीब और बीजेपी के सपोर्ट में जाते हुए दिख रही है। और पशुपति पारस जो कि रामविलास पासवान के भाई हैं और चिराग पासवान की ही पार्टी का एक अलग फैक्टर है, एक अलग फैक्शन है, हालांकि दोनों अलग अलग पार्टी होने का दावा कर रही है, वो भी बीजेपी के साथ है। ऐसी स्थिति में अब बीजेपी इस बात को लेकर मंथन करना चाहती है कि अगर जीतन राम मांझी हमारी ओर आते हैं तो उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। सवाल महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि एक प्रयोग बीजेपी ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव के समय किया था। वो प्रयोग था चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान छद्म रूप से बीजेपी को फेवर करते हुए दिखे, ये बीजेपी वाले भी जानते हैं। और चिराग पासवान का खामियाजा किस तरीके से जदयू को भुगतना पड़ा, नीतीश कुमार भी अपने बयानों में कई बार कह चुके हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज ये है, जहां पर मैं जिस राजनीतिक दुकानदारी की बात की गई थी, उस दुकानदारी को मैं फिर से खंगालना चाहता हूं। अगर हम एक छोटी दुकान है तो ललन बाबू, छोटी दुकान पर आप इतना हमलावर क्यों हो गए? अगर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के जाने से सरकार के चेहरे और सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो फिर आनन फानन में रत्नेश सदा को मंत्री पद का शपथ क्यों दिलाया जा रहा है? आप क्यों नहीं बड़े पैमाने पर मंत्रिमंडल का विस्तार करने की प्लानिंग कर रहे हैं? कहीं ना कहीं मांझी ने पूरे बिहार के राजनीति का पतवार अपने हाथ में ले लिया है, अपने बेटे को इस्तीफा दिलाकर। और अब जब मांझी के हाथ में पतवार है तो हलचल दोनों तरफ है। जो सत्ताधारी दल है, जो प्रदेश में सत्ताधारी गठबंधन है, जो कि केंद्रीय गठबंधन केंद्रीय पार्टी की विरोधी टीम है, वहां भी हलचल है। और बीजेपी खेमे में भी हलचल महसूस किया जा रहा है। 18 जून को हिंदुस्तान आवामी मोर्चा ने ऐलान किया है कि हम अपनी नेशनल मीटिंग कॉल करेंगे। और उम्मीद की जा रही है कि उसी दिन फॉर्मल तरीके से संतोष सुमन की अध्यक्षता में हिंदुस्तान आवामी मोर्चा ऐलान करेगा कि अब वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। लेकिन इसी ऐलान के साथ एक प्रश्न फिर खड़ा होगा कि आप महागठबंधन के हिस्सा नहीं है तो फिर किसके हिस्सा हैं? क्या आप स्वतंत्र 40 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे? क्या आप 2025 जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें अपनी भूमिका स्वतंत्र रूप से रखेंगे, या चिराग पासवान एनडीए में खुलकर होंगे और आप एनडीए के साथ उसी तरीके से होंगे जिस तरीके से चिराग पासवान 2020 में थे? ये तमाम सवाल भविष्य के गर्त में है। देखते रहिए कैसे कैसे क्या डेवलपमेंट होता है। पल पल पर हर खबर पर हमारी नजर है और हर खबर हम आपके साथ विस्तार के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। अपनी एक छोटी समझ के साथ बने रहिए द डिस्कस के साथ। धन्यवाद।